रही है। हाँ बेटा, करें शुरू। यस सर। चलो, आवाज आ रही होगी सबको? यस सर। तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस। देखना बड़े ध्यान से। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, मेरे पास एक वायर है, ये मेरे पास एक वायर है ऑफ गिवन लेंथ एंड मास। इस वायर से एक लूप बनाया सिंगल टर्न का, और एक बार लूप बनाया ऑफ एन टर्न्स का। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस आई है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया?
क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले ये बताओ। सर एक बार रिपीट कर दो। मेरे पास एक वायर है, सिंपल सी एक वायर जिसकी कुछ लेंथ गिवन है, मास गिवन है। इस वायर का एक बार एक लूप बनाया, सिंगल टर्न का मतलब एक ही लूप है, और एक बार जो लूप बनाया उसमें एन टर्न दिए। वायर वही यूज करी है, एक ही यूज करी है। पहले एक बार फर्स्ट केस में यूज करी, फिर खोल के दोबारा से सेकंड केस में यूज करी। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रेशियो निकालनी है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब समझना हम कैसे करते हैं बेटा। जब मान लो वायर की लेंथ है l, मास m है, आपने क्या किया, यहां पे आपने सिंगल टर्न बनाया, तो जो L की वैल्यू आएगी वो आएगी 2πr। बोलो बेटा, जो L की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 2πr। मास कितना होगा वायर का? m होगा। आप मुझे ये बता दो I की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फिर ये रिंग बनेगी डिस्क बनेगी? सर रिंग। रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। mr²। कोई डाउट? नो सर। और I इक्वल टू R की वैल्यू आएगी L/2π, तो ये हो गया m इंटू L/2π का स्क्वायर। तो रिजल्ट आ गया mL²/4π²। किसी को कोई डाउट? नो सर। अब इधर आ जाओ, इसके आपने n टर्न बनाए, इसी वायर के, इसी वायर के आपने n टर्न्स बनाए हैं बेटा। जब आपने इस वायर के n टर्न बनाए, तो बेटा एक बात बताओ, टोटल लेंथ कितनी यूज हुई? क्या इसकी रेडियस भी r होगी या कम होगी या ज्यादा होगी? कार होगी। r होगी। सर 2πr से कम होगी क्योंकि हमने फिर रिड्यूस हो जाएगा ना वो सर्कल। हाँ, r1 होगी। एक टर्न के अंदर कितनी लेंथ आएगी? 2πr1। ऐसे आपने n टर्न दिए, तो ये आ गया l, तो r1 की वैल्यू आ गई बेटा L/2n π। कोई डाउट? समझ आया मैंने क्या किया है? यस अरे सर। बोलो। यस सर। अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। कितने टर्न है? n टर्न है, n इंटू एक टर्न का, एक टर्न का क्या होगा? मास इंटू r1²। अब बड़े ध्यान से देखना है, एक टर्न का मास m नहीं होगा, एक टर्न वाली वायर का मास होगा m/n। यस सर। यहाँ गलती होती है सबकी, मैं इसलिए कह रहा हूँ। किसी को कोई डाउट है क्या? सर अंबाई यानी कैसे? बेटा पूरी वायर का मास m था, n टर्न में मास m है, एक में कितना होगा? हम ठीक है ना? मैं तो एक टर्न का ले रहा हूं, एक टर्न का mr² वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस विल बी इक्वल टू n इंटू m/n। r1 की जगह क्या लिखूंगा बेटा? L/2πn का स्क्वायर। n से n कैंसिल, बोलो। यस सर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस क्या बन गया? mL²/4π² n²। यस मतलब रिजल्ट आ गया I/n²। किसी को कोई डाउट? नो सर। अगला क्वेश्चन, एक सॉलिड स्फीयर है of radius r made up of material of density rho। सॉलिड स्फीयर है, रेडियस r है, एक मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो का बना हुआ है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकालना है।
आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर निकालना है। क्या आएगा बोलो बेटा? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायमीटर के अबाउट क्या फॉर्मूला होता है? 2/5 mr² विच कैन बी रिटन एज 2/5 मास को लिखूंगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर है? तो ये क्या बना बेटा? 2/5 इंटू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रो इंटू R5। कोई डाउट? नो सर। बोलो बेटा नो सर, क्लियर। कितना बन गया ये? वन 176/105 रो R की पावर 5। मतलब यहां से आ गया, अगर मटेरियल की डेंसिटी दी हुई है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेडियस की पावर 5 पे डिपेंड करता है। हाँ बेटा, वो दे सकता है क्वेश्चन में कि इस मटेरियल का बना हुआ है, इसकी इतनी डेंसिटी, आपको ऐसे करना है। कोई डाउट? नो सर। नो सर। सर फिर डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। हाँ, डेंसिटी की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, रेडियस की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग का मास m है, रेडियस r है। इस रिंग पे मास m स्मॉल a, मास m स्मॉल a, मास m स्मॉल a, मास m स्मॉल a, ये 4 स्फेरिकल सॉलिड बॉल्स हैं। ठीक है, ये रिंग की कौन सी एक्सिस होगी बेटा? ये रिंग की कौन सी एक्सिस होगी? जेड एक्सिस। जेड। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस निकालना है। लगाओ दिमाग फटाफट, फटाफट दिमाग लगाओ, क्या होगा क्या? हाँ जी, कैसे करें? समझते हैं? पहले तो रिंग का होगा, रिंग का होगा एक्स जेड एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर। कोई डाउट? यस सर, यही है। प्लस 4 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल अबाउट जेड एक्सिस। बोलो बेटा।
बोलो। यस सर क्लियर है। अब आप समझो बेटा, अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल अबाउट जेड एक्सिस निकालना है तो आई शुड राइट इट लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉल अबाउट डायमीटर प्लस स्मॉल m इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। Yes, sir. Yes, sir. समझ आ गया कैसे किया मैंने? जी सर। सर थ्योरम ठीक है। ऑफ पैरेलल एक्सिस। हाँ, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले इसके डायमीटर के अबाउट निकाल लिया, फिर डायमीटर और जेड एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं तो आर का गैप है, उस हिसाब से ये निकाल लिया। अब बॉल तो सॉलिड स्फीयर है तो इसका हो गया 2/5 स्मॉल m a स्क्वायर प्लस स्मॉल m r स्क्वायर। कोई डाउट? नो सर क्लियर है। तो यहां से रिजल्ट आ गया m r स्क्वायर इंटू 4 टाइम प्लस 4 टाइम 2/5 स्मॉल m a स्क्वायर प्लस स्मॉल m r स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा m r स्क्वायर प्लस 8/5 स्मॉल m a स्क्वायर प्लस 4m r स्क्वायर। तो ये आ गया कैपिटल M प्लस 4m इंटू r स्क्वायर प्लस 8/5 m a स्क्वायर। ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट? मास अलग अलग है, अगर मास आप सेम करके करोगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। mm अगर आपने सेम कर दिया तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। करें आगे? Yes, हो sir. जाएंगे बेटा इस टाइप के क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। ठीक है, चलो एक बार इसको बंद कर रहा हूँ, फाइल को नई फाइल बनाऊंगा बेटा। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लेक्चर हो जाएगा, उसके बाद अगला लेक्चर अलग आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एक बार स्क्रीन Okay, शेयर sir. बंद कर रहा हूँ, Okay, sir. दोबारा फिर शेयर करूंगा। मीटिंग खत्म नहीं कर रहा हूँ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ। Okay, sir. हाँ बेटा क्लियर है? यस सर। चलो देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट कंसेप्ट टॉर्क का और मोमेंट ऑफ फोर्स का। हाँ बेटा क्लियर है? हाँ भाई Yes, क्लियर यस है? सर। अब आप कंसेप्ट समझ लेना बेटा ध्यान से। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ऐसे ही एक जेड एक्सिस भी होगी। ठीक है, मान लो ये अपने पास एक जेड एक्सिस है, मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ओ है। ठीक है, अब आप बड़े ध्यान से समझना। मान लो आपने इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में,
तो बेटा ये जो लाइन है, इस लाइन को बोलते हैं हम लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा? लाइन ऑफ फोर्स। आपने ये जो फोर्स लगाई, ये आपने O पॉइंट पे लगाई है, ये P पॉइंट पे लगाई है। तो मैंने मान लिया P पॉइंट का यहां से पोजीशन वेक्टर R वेक्टर है। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। सर हाँ बोलो। सर आप लाइन ऑफ फोर्स दोबारा बता दो ना। जिस लाइन पे फोर्स लगती है उस लाइन को हम लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। सर ये ऐसी ही रहेगी क्या? नहीं, जैसे मान ले फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये जो लाइन है ये क्या है? ये वाली लाइन क्या है? लाइन ऑफ फोर्स। मान ले फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है? लाइन ऑफ फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब ये आर वेक्टर है, अगर मैं इस आर वेक्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं तो ये आगे ऐसे होगा। तो आर वेक्टर और एफ वेक्टर में जो एंगल है उस एंगल का नाम थीटा। एंगल बाहर वाला क्यों लिया? हम पहले पढ़ चुके हैं, एंगल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम हेड टू हेड और टेल टू टेल। तो मैंने एंगल हेड टू हेड और टेल टू टेल लेने के लिए वेक्टर में पढ़ते हैं, इसलिए ये एंगल लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा हो। Yes, sir. अब क्या कहता है क्वेश्चन, मतलब टॉर्क की डेफिनेशन क्या है? बड़े ध्यान से समझना। टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट, किस पॉइंट के अबाउट? अबाउट O, अबाउट पॉइंट O। F फोर्स का टॉर्क O पॉइंट के अबाउट अगर मुझे निकालना हो तो हम क्या करेंगे बेटा? O पॉइंट से इस फोर्स वाली लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको लिखेंगे R परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्लियर है यहां तक मैं क्या कह रहा हूं? सर अगर हमें टॉर्क निकालना होगा तो ऐसे करेंगे। हाँ, तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला आएगा? टॉर्क को टाउ से लिखते हैं, टॉर्क को टाउ से लिखते हैं। क्या फॉर्मूला आएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स फ्रॉम दैट पॉइंट। perpendicular distance of line of force from that point, उस पॉइंट से perpendicular distance line of force का, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। तो इन शॉर्ट आपका जो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया, वो टॉर्क का फॉर्मूला आ गया फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है। अब यहाँ पे समझना, इस डायग्राम पे आ रहा हूं मैं दोबारा से वापिस एक बार देखना बेटा। ये आपका आर है, आर वेक्टर का मतलब आर की मैग्नीट्यूड हो गई। और ये आपकी फोर्स वाली लाइन थी, इस लाइन पे आपकी फोर्स थी, देख सकते हो आप। ये Yes, वाला sir. एंगल आपका थीटा था और ये आपका आर परपेंडिकुलर था और ये वाला एंगल 90 था। ये डायग्राम बनाया मैंने। Yes, कोई sir. डाउट है? नो सर। No, sir. What will be r perpendicular? R perpendicular by r will be equal to sin theta. Yes, sir. तो ये क्या आ गया बेटा? वही बता रहा हूं कैसे आता है वो। R perpendicular will be r sin theta. कोई डाउट? तो अगर आप R परपेंडिकुलर को R sin थीटा लिखते हो तो ये हो गया F R sin थीटा। एनी डाउट? बोलो बेटा। अरे बोलो। नो सर, क्लियर है। अब बड़े ध्यान से समझना है। टॉर्क का अपने को एक फॉर्मूला सीधा सीधा ये याद होना चाहिए, फोर्स इनटू आर परपेंडिकुलर। निकालने का ये सबसे आसान तरीका है। अगर आपको वैसे ही थीटा थूटा की टर्म में लिखना हो
तो टॉर्क का फॉर्मूला होगा आर एफ साइन थीटा, जिसको आप लिखोगे टॉर्क विल बी आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। कोई डाउट? बिकॉज आर एफ No, साइन sir. थीटा क्रॉस प्रोडक्ट से लिखते हैं, आर क्रॉस एफ आएगा। किसी को कोई डाउट? नो सर। No, समझ sir. में आ गया मैंने क्या कहा है, कैसे करना है? बोलो भाई। Yes, sir. अब यहां से डायरेक्शन ऑफ टॉर्क will be given by right hand thumb rule. Direction of torque will be given by right hand thumb rule. कोई डाउट है यहां तक? नो सर। No, क्रॉस sir. प्रोडक्ट पता है? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी को पता है या कोई डाउट है इसमें? अब समझ रहा, मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन निकालने में बहुत दिक्कत होती है स्टूडेंट को, ठीक है? 1 मिनट में 2-3 पेन लेके आता हूँ, फिर समझाता हूँ। 1 मिनट रुको। देखना बेटा कैसे डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको बड़े ध्यान से समझना है। वीडियो पे सबका ध्यान होना चाहिए। अब यहां पर देखना है, ये एक वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, दिख रहे हैं 2 वेक्टर? Yes, sir. यस सर। ये वाला बेटा वेक्टर का हेड है, जहां पे कैप है ना वो हेड है, और ये टेल है फिर, ठीक है? जी sir. यस आप सर। ये वाला वेक्टर ए वेक्टर है, ये वाला बी वेक्टर है, मतलब ब्लू कैप वाला बी वेक्टर है, ब्लैक कैप वाला ए वेक्टर है। अरे समझ आ रही है? यस Yes, सर। sir. आपको ए क्रॉस बी निकालना है, आपको राइट हैंड लेना है। कौन सा हैंड लेना है? Right hand. राइट हैंड। राइट हैंड में मुझे जो निकालना है, सपोज आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वैसे ही बता रहा हूं ये कैसे निकालना है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, आपको पहले वेक्टर की साइड अपनी फिंगर्स रखनी है। ए वेक्टर की साइड आपको अपनी फिंगर रखनी है। समझ आ गई मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. मैं Yes, ए sir. वेक्टर की साइड फिंगर ऐसे रख सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं, ये भी एक ही साइड है, ऐसे रख सकता हूं, ये भी एक ही साइड है, ठीक है? ऐसे रख सकता हूं, ये भी एक ही साइड है। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। Yes, sir. आपको फिंगर ए वेक्टर की साइड इस तरह से रखनी है कि आपकी हथेली, आपकी पाम बी वेक्टर की साइड आए। तो बेटा फिंगर ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे रखनी चाहिए, ऐसे रखनी चाहिए, या ऐसे रखनी चाहिए। मैं कह रहा हूं आपको पहले वेक्टर की साइड फिंगर इस तरह से रखनी है कि आपकी पाम दूसरे वेक्टर की साइड हो। तो आप देखो बेटा, ए वेक्टर की साइड ऐसे रखोगे फिंगर को ताकि पाम बी वेक्टर की साइड हो। Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो। यस सर। sir.
अब आपको क्या करना है, दूसरे वेक्टर को कैच कर लेना है। अब आपने दूसरे वेक्टर को कैच कर लिया, दूसरे वेक्टर को पकड़ लिया, तो अब आपका थंब कहाँ आ गया, अंदर आ गया, मेरी साइड आ गया। तो ये ए क्रॉस बी की डायरेक्शन है। किसी को कोई डाउट? नो सर। तो बेटा कभी भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन निकालनी हो तो आपको ऐसे निकालनी है, पहले वेक्टर की साइड फिंगर रखनी है, दूसरे वेक्टर की, पहले वेक्टर की साइड फिंगर रखनी है, दूसरे वेक्टर को कैच कर लेना है, वो आपकी डायरेक्शन आ जाएगी। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आप डायग्राम में आ जाओ। इसमें इस डायग्राम में अगर आप बड़े ध्यान से देखो, जो ऊपर डायग्राम था, आपका ओ पॉइंट ये था, आर वेक्टर ये था, और एफ वेक्टर कहीं यहां था। कोई डाउट? नो सर। ये ऊपर सर। डायग्राम है, मैंने उसी डायग्राम में ओ आर और वी ओ जो बने हुए हैं वो बना लिए। आपको जो टॉर्क निकालना है उसका फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। तो आप आर वेक्टर की साइड फिंगर रखोगे, एफ को कैच करोगे, थंब कहां आएगा, अंदर क्या बाहर, थंब कहां आएगा, बोलो, नहीं समझ आया? थर्ड दोबारा बोलना। बेटा आर वेक्टर की साइड फिंगर रखोगे क्योंकि पहले आर है फिर एफ है, एफ को कैच करोगे, थंब अंदर आएगा या बाहर, राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल लगाना है, अंदर आएगा तो थंब अंदर आएगा। इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन द शोन फिगर कहां पर है, इनवर्ड है या आउटवर्ड है? इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इन द शोन फिगर is perpendicular to the plane of paper and in inward direction. And in inward direction. कोई डाउट? नो सर। क्लियर है सर। अब यहां से एक दो पॉइंट और होते हैं जो पता होने चाहिए। अगर टॉर्क पॉजिटिव हो, पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड हो, तो हम बोलते हैं बॉडी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर टॉर्क नेगेटिव हो तो हम बोलते हैं बॉडी क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर पॉजिटिव का मतलब आउटवर्ड हो तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, नेगेटिव हो तो क्लॉकवाइज घूमेगी। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हमने जो टॉर्क का फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। इन शॉर्ट टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर। कोई डाउट है? बिकॉज आपको पता होना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये तो उस प्लेन के ही परपेंडिकुलर आ गया था, ये ए के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी। कोई डाउट? नो सर। यहां से अभी जैसे अपन ने किया था, डायरेक्शन अंदर आ गई थी, अंदर आने का मतलब आर के भी परपेंडिकुलर होगी, एफ के भी। अब ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ये दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगी बेटा, 0 होगी। कोई डाउट? नो सर। अब यहां से नो अगला सर। पॉइंट, आप देखो बेटा, टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो था आर एफ साइन थीटा। यहां से मैं कह रहा हूं अगर टॉर्क 0 हो जाए तो तीन पॉसिबिलिटी हैं, या तो आर 0 है, या एफ 0 है, या साइन थीटा 0 है। साइन थीटा 0 का मतलब
थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री है और या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। कोई डाउट? नो सर, बताओ भाई, क्लियर है सर। समझ में आ गया? या तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री है। कोई डाउट? No, sir. यहीं से टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? ये होगा बेटा R इंटू एफ साइन 90 हो जाए तो ये मैक्सिमम टॉर्क आ जाएगा R इंटू एफ। सिर्फ तब आएगा जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, कहने का मतलब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो। हाँ बेटा, यस सर, क्लियर है। ठीक है। अब आ जाओ आप Yes, एक sir. बार। अब आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के डोर को देखो, उस कमरे के डोर को देखना है आपको। मैं एक बार कैमरा हटा दूं यहां से, आपको डोर दिखाता हूं। देखना बेटा बड़े ध्यान से यहाँ पे। देखना बेटा, यहाँ डोर दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस सर। एक सेकंड रुक जाओ, मैं वीडियो ऑन कर लूं मेरा। मेरे पास ये बेटा एक डोर है आप सबके पास। हाँ बेटा, दिख रहा है? डोर बंद कर रहा हूँ, खोल रहा हूँ। यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब बड़े ध्यान से देखना। इस डोर में ये जो हैंडल लगा होता है, इस डोर में जो हैंडल लगा होता है, ठीक है, ये सबको पता है ना? डोर आपके पास होगा, सबके पास। Yes, sir. देखो अपने घर के डोर पे आ जाओ, वहां से समझो चीजों को, इजीली चीजें समझ में आएगी। मैं दोबारा स्क्रीन पे आ जाता हूँ मेरी। इस डोर का जो हैंडल लगा होता है, वो हैंडल पास में होता है या दूर में होता है? सर दूर। दूर। क्यों दूर होता है? ये हैंडल है, दिख रहा है? Yes, यस सर। sir. यस सर। हाँ बेटा, अरे क्लियर है क्या? यस सर। देखना बड़े ध्यान से यहाँ पर, ये हैंडल आर को मैक्सिमम करता है क्या मिनिमम करता है? Max. सर मैक्सिमम। Sir, maximum. जिसके अबाउट घूम रहा है ये आर को मैक्सिमम करता है। अगर ये हैंडल आपके आर को मैक्सिमम कर रहा है, हैंडल आपके आर को मैक्सिमम कर रहा है, बड़े ध्यान से समझना है, हैंडल आर को मैक्सिमम कर रहा है, इसका मतलब कम फोर्स लगाकर भी टॉर्क ज्यादा आएगा। यस सर। कोई डाउट? No, sir. नो सर। हाँ बेटा, यस सर। Yes. तो बेटा आर मैक्सिमम हो गया, इसलिए कम फोर्स से दरवाजा इजीली खुल जाएगा। जहां पे दरवाजा फिक्स किया होता है, अगर मुझे वहीं पे फोर्स लगानी हो तो दरवाजा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? No, sir. नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि आर ही जीरो हो गया। आर जीरो हो गया मतलब टॉर्क जीरो हो गया इस फॉर्मूले में।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, sir. दरवाजे का हैंडल हमेशा इस तरह से लगा हुआ होता है कि थीटा 90 बने। Yes, sir. दरवाजा कितना भी फैंसी हो, उसका हैंडल हमेशा इस तरह से लगा होता है कि आर और एफ एक दूसरे के एंगल पे 90 पे आए ताकि टॉर्क मैक्सिमम आए। आपने कभी ऐसा कोई दरवाजा नहीं देखा होगा, कोई डोर नहीं देखा होगा जो खुलते हुए किसी एंगल पे मुझे फोर्स लगानी पड़े। बोलो Yes, बेटा। sir. अगर Yes, मैं sir. दरवाजे के आगे और पीछे दोनों हैंडल पकड़ लूं, एक हैंडल बाहर की साइड होता है, एक हैंडल अंदर की साइड होता है, पता Yes, होगा sir. सबको। जी Yes, sir. sir. आप Yes, वो sir. दोनों हैंडल पकड़ के दरवाजे को बाहर उखाड़ने की कोशिश करो, बाहर खींचने की कोशिश करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? Yes, sir. Yes, तो sir. दरवाजा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? सर नहीं घूमेगा। नहीं घूमेगा। क्यों? आपका आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए। आपका आर वेक्टर और एफ वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो गए, इसलिए दरवाजा घूमेगा नहीं। किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल हो गई। थीटा 0 डिग्री का हो गया, इसलिए टॉर्क 0 होगा। टॉर्क 0 कब होगा? या तो मैं कोई फोर्स ना लगाऊं, या फोर्स जिसके अबाउट दरवाजा घूम रहा है वहीं लगा दूं, या थीटा 0 या 180 का रखूं। कोई डाउट? No, sir. No, अब सोचना, आप सपोज यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार और आपकी कार पंचर हो जाती है। अगर आपकी कार पंचर हो गई, आपको टायर खोलने के लिए आप स्क्रू लूज करने वाला डिवाइस लोगे, पाना बोलते हैं उसको। समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं। यस Yes, सर। sir. आप उससे उसको घुमाओगे, कितने डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा के घुमाते हो? कई बार जब टायर नहीं खुलता तो बंदा उस पे खड़ा भी हो जाता है ताकि जोर लगे और नीचे नट खुल जाए। Yes, sir. Yes, तो sir. कितने डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा रहे हो? आर और एफ में कितने का एंगल है? 90. 90. 90 का। फोर्स बिल्कुल नट के पास लगाते हो या सबसे दूर लगाते हो? पास. बेटा तो- जहां पे नट खोलना है, नट के पास या नट से दूर? सर दूर। दूर, ताकि दूर. आर ज्यादा हो जाए तो टॉर्क ज्यादा आ जाए। टॉर्क का कंसेप्ट समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस Yes, सर। sir. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट है टॉर्क के? मैंने डेली लाइफ के बहुत सारे एग्जांपल आपको दे दिए। क्लियर है सर। Yes, sir. Clear है। देखना ध्यान से अब। इफ द लाइन ऑफ फोर्स passes through that point, ठीक है, then torque will be 0। अगर लाइन ऑफ फोर्स उस पॉइंट से पास कर जाए तो टॉर्क हो जाता है बेटा 0। मतलब क्या है? ध्यान से समझना। मैंने कहा ये आपका आर वेक्टर है, और इसी लाइन पे आपकी एफ फोर्स लग गई। अब आप देखो, ये आपकी लाइन ऑफ फोर्स है, ये कौन से पॉइंट से पास कर गई? Point 2. ओ पॉइंट से पास कर गई। तो बेटा इसका मतलब टॉर्क ऑफ दिस फोर्स अबाउट ओ विल बी 0। कोई डाउट? No, sir. ठीक है। हाँ, अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूं, जैसे मान लो ये पी पॉइंट हो, क्या लाइन ऑफ फोर्स पी पॉइंट से पास कर रही है? नो सर। No, sir. No, sir. तो इसका मतलब टॉर्क ऑफ एफ अबाउट पी विल नॉट बी 0। समझ आ गई क्यों? सर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ना पी पॉइंट तक। हाँ बस, इसीलिए एफ इंटू आर परपेंडिकुलर आ जाएगा। ओ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ओ से ही पास कर गई। यस सर। कोई डाउट? नो सर।
ठीक है, No, sir. अब बड़े ध्यान से समझना अगला पॉइंट। इफ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज 0, अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट 0 होगी तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। कोई डाउट? बोलो बेटा। नो सर। अगर ऑब्जेक्ट पे नेट टॉर्क 0 हो जाए, नेट टॉर्क का मतलब सारी फोर्सेस का टॉर्क निकालना है, एक का प्लस में आ जाए एक का माइनस में आ जाए, ऐसे टोटल 0 हो जाए, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, अगर एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और यहां से वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में भी है और वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में भी है। कोई डाउट? No, नो sir. सर। ठीक है, अब सोच समझ के बताना। ये मेरे पास एक फोर्स है F, ये मेरे पास एक दूसरी फोर्स है F। ठीक है, इन दोनों की लाइन सेम है या अलग अलग है? दोनों फोर्स की लाइन सेम है या अलग अलग है? इसकी ये लाइन ऑफ फोर्स, Yes, sir. और इसकी है, तो दोनों की लाइन ऑफ फोर्स सेम है या अलग अलग है? सर अलग है। अलग है, डिफरेंट है। ठीक है ना। अब एक बात बताओ, व्हाट विल बी द नेट फोर्स ऑन द सिस्टम? दो फोर्स लग रही है, नेट फोर्स कितनी है? 0. क्यों? क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए 0। इसका मतलब ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। नहीं? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब एक चीज समझना, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रही है तो 0 हो गई। अब बड़े ध्यान से समझना यहाँ पे जो मैं कह रहा हूं बेटा, अगर मैं इस P पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूं, नेट टॉर्क, 0 आएगा कि नहीं आएगा? सर 0 आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। नहीं नहीं बेटा, नेट टॉर्क अबाउट P, इस F का नेट टॉर्क कितना आएगा P के अबाउट? बेटा ये वाली F, ये लाइन ऑफ फोर्स कौन से पॉइंट से पास कर गई? Sir, P. सर P पॉइंट सर। तो इसका खुद का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0 0। क्या दूसरी का टॉर्क 0 होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा सर। Sir, no. नहीं होगा। तो दूसरी का अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a मान लूं तो दूसरी का होगा F इंटू ए। कोई डाउट? नो सर। तो क्या नेट टॉर्क 0 हुआ? No, sir. नहीं हुआ। तो समझ आया मैंने क्या कहा है? नेट टॉर्क 0 हो जाता अगर ये वाली F भी इसी लाइन पे लग रही होती। अगर Yes, नीचे sir. वाली F ऊपर Yes, वाले sir. की लाइन पे लग रही होती तो नेट फोर्स भी 0 हो जाती और नेट टॉर्क भी 0 हो जाता। कोई डाउट? No, sir. तो Yes, sir. यहां से क्या रिजल्ट पता लग गया? यहां से ये रिजल्ट पता लग गया कि अगर नेट फोर्स 0 है एक ऑब्जेक्ट पे तो नेट टॉर्क 0 हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, मे और मे नॉट बी 0। कोई डाउट है? No, sir. ऐसा भी हो सकता है कि क्या पता नेट फोर्स 0 ना हो बट नेट टॉर्क 0 हो जाए।
ऐसा भी हो सकता है, जैसे एग्जांपल के लिए एक फोर्स F1, एक फोर्स F2, एक फोर्स F3, ये 3 फोर्स लग रही हैं इस पॉइंट ए पे। समझना, क्या नेट फोर्स 0 होगी? क्या इन तीनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है? Yes, sir. नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है, F2 को कोई बैलेंस नहीं कर रहा, Yes, sir. तो नेट फोर्स 0 नहीं हो सकती। समझ आ गया मैंने क्या कहा है? बट नेट टॉर्क 0 है अबाउट पॉइंट ए। क्यों? क्योंकि सारी फोर्सेस उस पॉइंट से पास कर रही हैं, तो नेट टॉर्क 0 है। इन शॉर्ट समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? यस सर। तो क्या क्या Yes, sir. पॉसिबिलिटी है, बड़े ध्यान से समझ लेना है। पॉसिबिलिटी है हर केस में एफ नेट 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है नेट फोर्स नॉट 0 हो, नेट टॉर्क 0 हो जाए। ऐसा भी हो सकता है नेट फोर्स नॉट 0 हो, नेट टॉर्क भी नॉट 0 हो। और ऐसा भी हो सकता है कि नेट फोर्स 0 हो जाए बट नेट टॉर्क 0 ना हो। कोई डाउट? नो सर। No, sir. अरे समझ में आ गया मैंने क्या कहा है? इन शॉर्ट यहां से ये पता लग गया, एन ऑब्जेक्ट इन ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम an object in translatory equilibrium may or may not be in rotatory equilibrium. कोई डाउट? नो सर। No, sir. ठीक है, यहीं से an object in rotatory equilibrium, अगर वो रोटेटरी इक्विलिब्रियम में है, रोटेटरी इक्विलिब्रियम का मतलब है उस पे नेट टॉर्क 0 है, may और may not be in translatory equilibrium. हाँ बेटा, क्लियर है यहां तक? Yes, यस sir. सर। किसी को कोई डाउट? No, sir. टॉर्क No. निकालने का एक ही तरीका है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डायरेक्शन मैं आपको बता चुका हूं कैसे निकालनी है। किसी को कोई डाउट? करें आगे? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज थ्रोन विद स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कह रहा है ये मेरे पास x एक्सिस हो गई, ये मेरे पास y एक्सिस हो गई, यहां से एक m मास का ऑब्जेक्ट u स्पीड से थीटा एंगल पे फेंका है। ऐसे जाएगा? और बोलो। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द torque of gravitational force about the point of projection at any time t। किसी t टाइम पर आपको टॉर्क बताना है। यहां पर टाइम 0 था, कौन सी फोर्स का? ग्रेविटेशनल फोर्स का। किसके अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। फटाफट
हुआ भाई? करें? यस सर। बेटा किसी टी टाइम पर प्रोजेक्टाइल यहां पे आ जाएगा, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स mg लगेगी नीचे, किसी को कोई डाउट? नो सर। इस mg का आपको टॉर्क निकालना है अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, तो इस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आप mg पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ये परपेंडिकुलर होगा। कोई डाउट? नो सर। नो नो सर। सर। इस परपेंडिकुलर का नाम x रख दूं? कोई डाउट? नो सर। तो जो टॉर्क की वैल्यू हो गई वो हो गई फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई डाउट है यहां तक? बोलो बेटा। नो सर। नो सर। अब मुझे तो टाइम के साथ निकालना है, मतलब मुझे x निकालना है, तो x का क्या फॉर्मूला आता है प्रोजेक्टाइल में? इफ यू रिमेंबर दैट इज u cos थीटा इनटू t। पता है या ये भी डिराइव करवाऊं? सर पता है। सर याद है। हाँ बेटा, हॉरिजेंटल मोशन है, u के कंपोनेंट कर दिए, इधर u cos थीटा आ गया, इधर u sin थीटा आ गया, तो x को मैंने लिख दिया u cos थीटा इनटू t। किसी को कोई डाउट? स्पीड इनटू टाइम। नो सर। नो सर। तो यहां से जो टॉर्क की वैल्यू आ गई, वैल्यू ये आई mg इंटू यू कोस थीटा इंटू टी। किसी को कोई डाउट? बोलो बेटा इसमें। नो सर, क्लियर है। मुश्किल है, नो आसान है? इजी इजी है। था सर। हाँ बेटा, ठीक है। अब अगर मैं वेक्टर के साथ लिखना चाहूं, वेक्टर के साथ रिजल्ट क्या आएगा? माइनस एम जी यू कोस थीटा इंटू टी के कैप, ये हमारा आंसर आएगा। क्यों आया? आप देखो बेटा, टॉर्क का मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर बताया था। अब आप यहां पर देख लो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से यहां पर समझना है। ये वाला वेक्टर आपका आर वेक्टर हो गया और ये वाला वेक्टर आपका एफ वेक्टर हो गया। राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, आर की साइड फिंगर, हथेली एफ की साइड आनी चाहिए। आर क्रॉस एफ कैच करोगे, थंब अंदर आ रहा है, अंदर का मतलब माइनस के कैप डायरेक्शन है। कोई डाउट यहां तक? नो सर। नो कंसेप्ट सर। समझ में आ गया बेटा क्या है? यस सर। यहां से क्या क्या और पूछा जा सकता है? और पूछा जा सकता है आपसे इसी क्वेश्चन में, टॉर्क में और एक्स में ग्राफ। टॉर्क और एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ग्राफ कैसा आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। टॉर्क में और टाइम में ग्राफ, टॉर्क और टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। कोई डाउट? नो नो सर। सर। ठीक है, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। एक अलग से पॉइंट है, torque plays the same role in rotational motion as played by force in translatory motion. कोई डाउट? नो सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं बेटा? टॉर्क सेम रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में, जो प्ले कर रहा है फोर्स कौन सी मोशन में बेटा? ट्रांसलेटरी मोशन में। कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ठीक है, क्लियर है? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, टॉर्क इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ फोर्स। अच्छा बताना, रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास कौन था? सर फोर्स। फोर्स तो नहीं था,
इनर्शिया, आर्शिया बहुत बढ़िया बेटा। इनर्शिया के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बताया था ना मैंने आपको, क्लास में लिखवाया था। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशनल मोशन एज प्लेड बाय मास इन लीनियर मोशन, याद है? Yes, यस sir. सर। तो इसीलिए रोटेशनल एनालॉग बोलने का ये मतलब है। किसी को कोई डाउट? नो हाँ बेटा, समझ में आ गया। रोटेशन, रोटेशन के अंदर टॉर्क का क्या कंसेप्ट है, बोलो। ठीक है, अब यहां से एक दो चीजें और बता देता हूं मैं आपको। अगर आप थोड़ा सा, आपको सेंटर ऑफ मास याद हो बेटा, मूवमेंट ऑफ मास का क्या मतलब था याद हो तो मैंने बताया था m इंटू आर। किसी भी चीज को r से मल्टीप्लाई कर दें उसका मूवमेंट बन जाता है। सोच समझ के बताना, व्हाट विल बी मूवमेंट ऑफ फोर्स। बोलो बेटा, मूवमेंट ऑफ फोर्स, अरे बताओ। मूवमेंट ऑफ मास का क्या मतलब था, मास को r से मल्टीप्लाई करना। मूवमेंट ऑफ फोर्स का क्या मतलब होगा? FM. एफ एम या एफ आर? सर, फोर्स को आर R. से मल्टीप्लाई R. करना। करना है हमने, आर से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया फोर्स इंटू आर। और फोर्स इंटू आर का मतलब क्या हुआ? Torque. टॉर्क। इसीलिए टॉर्क का दूसरा नाम हमने क्या रखा था? मोमेंट ऑफ फोर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चलो Yes, अगला sir. क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ए फोर्स वेक्टर एफ नॉट आई कैप प्लस जे कैप is acting at origin. Is acting at origin. Full stop. Find the torque of this force find the torque of this force about point P 1, -1। इस पॉइंट के अबाउट मुझे फोर्स निकालनी है, टॉर्क निकालना है। अब समझना ध्यान से, मैं एक बार डायग्राम बना लेता हूं। आई जे का मतलब फोर्स एक्स वाई प्लेन में है या 3D में लग रही है? सर एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई प्लेन में है। Yes. तो मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। फोर्स कहां लग रही है? ओरिजिन पे। ओरिजिन पे। आई में भी है, जे में भी है, मतलब इधर भी है, इधर भी है। तो ये जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स कहीं इधर लग रही है। कोई डाउट? No, फिर sir. दोबारा बताने हैं। बेटा फोर्स में एक आई वाला कंपोनेंट है, एक जे वाला, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग भी है, वाई के अलोंग भी है, तो रिजल्टेंट उनके बीच में से चला गया। नहीं समझ आया क्या? सर मतलब हो एक्स्ट्रा गया सर। दोनों तरफ फोर्स लगी। अरे बोलो, क्लियर है? यस सर। चलो, किसके अबाउट टॉर्क निकालना है? 1 -1। 1 -1 पॉइंट कहां होगा? 1 -1 पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, P पॉइंट, जहां पर x की वैल्यू +1 होगी, y की वैल्यू -1 होगी। आपको इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है। अब फोर्स इस पॉइंट पे लग रही थी आपकी। अब आप बड़े ध्यान से करोगे बेटा, आपका अब ये वाला वेक्टर r वेक्टर होगा। कोई डाउट?
नो सर। ठीक है, आप मुझे पहले आर वेक्टर बता दो क्या होगा। आर वेक्टर कहां से कहां का वेक्टर है? पी वेक्टर से ओ वेक्टर का वेक्टर है। अरे कोई डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओ का हो गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप, माइनस पी का क्या हो गया मतलब बेटा आई कैप माइनस जे कैप। किसी को कोई डाउट? नो सर। बेटा ओ पॉइंट 0 0 है तो ये हो गया 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। इसका हो गया 1 आई कैप माइनस 1 जे कैप, तो ये लिख दिया मैंने। तो आपका जो आर वेक्टर आ गया वो आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप। एनी डाउट? यस सर, क्लियर है। एफ वेक्टर क्या है? एफ वेक्टर है एफ नोट आई कैप प्लस एफ नोट जे कैप। कोई डाउट? ब्रैकेट खोल दी। कोई डाउट? नो सर। बोलो बेटा, समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? आपको टॉर्क वेक्टर निकालना है। टॉर्क वेक्टर होगा आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। फटाफट क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। हाँ बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं पता है क्या सबको? यस सर। जीरो नहीं आएगा बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं देख लेते हैं, क्या पता जीरो भी आ रहा हो, चेक करना पड़ेगा, देखते हैं। जीरो आएगा नहीं वैसे। ये आई कैप जे कैप के कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका। पहले कौन सा वेक्टर है? पहले कौन सा वेक्टर है? आर वेक्टर आर वेक्टर में आई के साथ क्या लगा हुआ है? माइनस 1। जे के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस प्लस 1। वन। के वाला है ही नहीं। फिर कौन सा वेक्टर है? एफ। एफ में आई के साथ क्या लगा हुआ है? एफ नोट। जे के साथ भी एफ नोट। के वाला है ही नहीं। कोई डाउट? नो सर। आप इसको एक्सपेंड कर दो। जैसे आप इसको एक्सपेंड करके सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा माइनस एफ नोट माइनस एफ नोट। तो योर रिजल्ट विल बी माइनस 2 एफ नोट के कैप विल बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ये आता होगा डिटर्मिनेंट सोल्व करना, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना। ये आपने बेटा वेक्टर चैप्टर में पढ़ा Yes, हुआ, sir. क्रॉस प्रोडक्ट यस ऑफ सर। वेक्टर, वहां से हमने इसका यूज किया है। किसी को कोई Determinant डाउट? approach. हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. एनी डाउट? नो सर। No, sir. लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का।
फाइंड द टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O, आपको ये निकालना है। ये कितने का एंगल दिया हुआ है बेटा? 45 का एंगल है, फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है। किसी को कोई डाउट क्वेश्चन में? नो सर। ये टॉर्क पे बेस आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। कल इसी में टॉर्क को हम कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है? देखते हैं बेटा। सबसे पहले बेटर है आप इसको Okay, sir. आईजे में बना लो। बेटर वे है आप इसको आईजे में बना लो। आप मान लो सर आपने ये रेड वाला पेन से वेक्टर क्या लिखा था? क्या हो गया? रेड पेन से बेटा फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है और ये एंगल 45 डिग्री का। देखना बड़े ध्यान से, आपने ये आर वेक्टर बना लिया। आर वेक्टर को मैं आई जे में लिखूं तो व्हाट आई कैन राइट, दिस इज 4i कैप प्लस 3j कैप। आर वेक्टर को आई जे की टर्म में लिखूं तो ये आ गया 4i कैप प्लस 3j कैप। कोई डाउट? नो सर। नो सर, बोलो बेटा, क्लियर है सर। समझ में आ गया मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है। अब अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं, फोर्स 10 दिया हुआ और 45 का एंगल है, वेक्टर में ब्रेक कर दो, 10 cos 45 i कैप प्लस 10 sin 45 j कैप। कोई डाउट? नो सर। तो ये जो फोर्स की वैल्यू आ गई, ये आ गई 10/√2 i कैप प्लस 10/√2 j कैप। हाँ जी, क्लियर है यहां तक? यस सर। यस सर। ये फोर्स ऐसे थी ना आपकी 10 न्यूटन की, जो यहां से 45 के एंगल पे थी। तो आपने क्या किया, इसको आपने ब्रेक कर दिया, इसको ऐसे ब्रेक किया। इधर वाला कंपोनेंट आ गया 10 cos 45 और इधर वाला कंपोनेंट आ गया 10 sin 45। कोई डाउट? अरे बोलो। आर वेक्टर आ गया, एफ वेक्टर आ गया, किसी को कोई डाउट इसमें? आपको टॉर्क निकालना है। व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। बिल्कुल सही, पिछले वाले की तरह। इधर आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कैप की वैल्यू 4 3 0, के कैप में वैल्यू 10/√2 10/√2 0। कैलकुलेशन कर लोगे? बोलो बेटा। जैसे ही आप कैलकुलेशन करके रिजल्ट लिखोगे, ये आएगा 4 × 10/√2 माइनस 3 × 10/√2, दैट इज 40 माइनस 30 10/√2 10/√2 के कैप, दैट इज 5√2 न्यूटन मीटर। डायरेक्शन आ गई के कैप। ये आपका आंसर आ गया। किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। टॉर्क का बेसिक कंसेप्शन क्लियर है? यस सर। इतना कर लो, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। शायद कल भी मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, वो आपके पास शेड्यूल आ जाएगा, आप देख लेना। ठीक है? यस सर।